हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आज आप लोगों के बीच वॉल्यूम 3 एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। गाइज आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो। गाइज अगर मैं किसी तरह से कोई गलती कर रहा हूँ तो कमेंट किया करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। गाइज अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें एवं दबाकर शेयर किया करें इस वीडियो को जितना हो सके। तो इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भूमध्य सागरीय प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति एवं मंगोलायड प्रजाति जो कि हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा कोई जाति नहीं है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती। एवं इनमें सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग ही थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में बताया था। तो ये बताया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे गंगानाथ झा विद्वान के द्वारा महर्षि देश आर्यों के मूल निवास स्थान बताया गया एवं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उत्तरी ध्रुव आर्यों के मूल निवास स्थान बताया गया एवं अविनाश चंद्र दास के द्वारा सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में बताया गया। तो अगला प्रश्न जो कि सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, बोल रहा है कि महाजनपद एवं उसकी राजधानी। तो अंक की राजधानी कहाँ थी। तो अंक की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी तो ये राजगीर। काशी की राजधानी वाराणसी एवं वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो आपका कोड बढ़ जाएगा यहाँ पे 2314, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो नगर है लुम्बिनी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि यह कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई क्षेत्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो सही कालानुक्रम आपका पहले नगर संस्कृति जो कि 2300 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य में उत्पत्ति हुई थी। लोहे का ज्ञान जो कि 1000 ईसा पूर्व के मध्य में इसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद आहत सिक्के जो कि 6ठे ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी एवं सोने के सिक्के जो कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो यहाँ पे नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत सिक्के एवं सोने के सिक्के, यानी आपका ऑप्शन सी सही कालानुक्रम है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ये प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे ही हुई थी एवं इनका मृत्यु जो कि प्रतीक चिन्ह स्तूप है। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसने बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त किया था। हेनसांग जो कि चीनी यात्री है, चीन से आया हुआ यात्री है। इन्होंने हर्षवर्धन के समय में 606 से 647 ईसा के मध्य भारत आया था एवं 637 ईसा में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में गया था। इसी समय वहाँ के कुलपति शिलभद्र थे एवं उन्होंने हेनसांग ने 1.5 वर्ष तक नालंदा में रहकर योगाचार की शिक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि खरोष्ठी लिपि में
आपका शहबाजगढ़ी एवं मानसेरा, ये दोनों अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं, जबकि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये शहबाजगढ़ी और मानसेरा आपकी खरोष्ठी लिपि में है, न कि ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न, गांधार काला शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? तो ये भारतीय तथा यूनानी काला का संश्लेषण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय एवं यूनानी कला के सम्मिश्रण के फलस्वरूप गांधार कला का उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न, गुप्त काल में खील किस प्रकार की भूमि थी? तो ये खील जो भूमि जोती हुई नहीं जाती थी वही भूमि खील कहलाती थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। जो कृषि के निम्न प्रकार थे क्षेत्र उसको बोलते थे जो खेती के लिए उपयुक्त में लाया जाता था। वास्तु उसको बोलते हैं जो वास योग्य भूमि। खील जो भूमि जोती नहीं जाती थी। अपृहत जो बिना जोती गई जंगली भूमि। एवं गोचर की बात करें तो पशुओं के चारा योग्य भूमि गोचर कहलाती थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो ये महिपाल प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका कार्यकाल 978 से 1038 के मध्य रहा था। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना निम्न में से किसने की थी? तो ये हसन निजामी ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो ये संगम वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हरियर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। संगम वंश की स्थापना 1336 ईसा पूर्व 36 ईसा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? तो ये शेरशाह ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उसने भूमि के माप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग करवाया था एवं उसने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था। अगला प्रश्न, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत का बंदरगाह सूरत को ही मक्का का द्वार कहा जाता था। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के सिक्के टांका ससगनी और पीतल किस धातु से बने थे? तो ये चांदी तांबा से बने थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो ये देवरा का युद्ध, जो कि हुमायूं द्वारा सबसे पहले लड़ा गया था, क्योंकि देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं ने अफगान नेता मोहम्मद लोदी को पराजित किया था। वैसे चौसा के युद्ध की बात करूं तो ये 1539 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। कन्नौज की बात करूं तो 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। एवं सरहिंद की युद्ध की बात करूं तो ईरान के राजा की सहायता से हुमायूं पुनः भारत आया था, जो चला गया था, फिर पुनः भारत आया था। एवं शेरशाह के उत्तराधिकारी सिकंदर सूर को 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में पराजित किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1532 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? तो ये अधिनियम है 1873 का अधिनियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस अधिनियम से यह प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है एवं 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर ही दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी? तो मराठा सरदार है पेशवा बाजीराव 2। ऑप्शन 2 इसका सही ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो ये लॉर्ड एलनबरो के समय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका कार्यकाल
2 साल का ही था 1842 से 44 के समय, एवं 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, एवं इन्हीं के कार्यकाल में 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च से की थी? तो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने 78 अनुयायियों सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी की यात्रा की थी, एवं गांधी जी इसी के दौरान 24 दिनों में 385 किलोमीटर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? तो ये 1924 में गांधी दास पैक्ट हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसी के अंतर्गत 6 नवंबर 1924 को गांधी जी, CR दास एवं नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया था? तो यह बारदोली स्थान पर स्थगित किया था, क्योंकि 5 जनवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के उपरांत 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कांग्रेस के बारदोली बैठक में यह प्रस्ताव करवाया था कि इस तरह के कांग्रेस के बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? तो वायसराय है लॉर्ड लिटन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका कार्यकाल 1876 से 80 तक रहा था, जो कि भारत के वायसराय थे। प्रशासनिक एवं कुशल कूटनीतिक गुणों के अलावा लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार एवं कवि थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं था? तो ये विलियम जोन्स नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा डेविड हेयर और एलेक्जेंडर दब के साथ मिलकर स्थापना की गई थी, एवं यह स्थापना 1817 में हुई थी, एवं 1885 में इसका प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था इसका नाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पार्टी और संस्थान ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। न हिंदू महासभा की पार्टी ने किया था, न कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की पार्टी ने किया था, न मुस्लिम लीग की पार्टी ने किया था, न यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने किया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी ने भी पार्टी ने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न, किस तिथि को वायसराय वेवल ने मिथिला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया था? तो ये 14 जुलाई 1945 को वायसराय वेवल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वैसे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विवाद के कारण वायसराय ने 14 जुलाई 1495 ईस्वी को शिमला सम्मेलन की असफलता की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न, 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल में यह विद्रोह 1776 ईस्वी में धुमक्कर मुस्लिम फकीरों द्वारा किया गया था, एवं इसके विद्रोह का नेतृत्व मजूर शाह और चिराग अली शाह के नेतृत्व में किया गया था, एवं इस विद्रोह का कारण जमींदारों और कृषकों से अत्यधिक लगान वसूली की वजह से किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, 1913 में सचिन नाथ सन्याल ने किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो ये पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुंगेर में बड़िहा ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो बढ़िया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य ये आपका बकास भूमि की वापसी की मांग करना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस आंदोलन का नेतृत्व 1935 में करयानंद शर्मा ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था? तो ये H.S. ऑलकॉट है, जो कि इनका संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था। होम रूल लीग जो कि बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, जो कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा इनकी शुरुआत होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी, जो कि एनी बेसेंट के संबंध में ही सुब्रमण्यम अय्यर ने इनका सहयोग किया था। तो ये संबंधित है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडलों की कितनी सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था? तो ये कुल 147 सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर सांप्रदायिक आवाड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। अगला प्रश्न, बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो यह अखबार था नूरुल अनवार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह अखबार 19वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था, एवं ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांत में शांति स्थापना हेतु बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी, अवश्य की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले के डुमरांव में नाशाबंदी आंदोलन चलाया गया था, ये भी चलाया गया था। अगला पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार की यात्रा की एवं किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया था, बिल्कुल किया था। एवं पटना से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युवक क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थक थी, ये भी सत्य है। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सारे कथन सत्य हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सत्य कथन एक भी नहीं है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के संबंध में क्या सत्य है? तो ये 1893 ईस्वी में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन उन्होंने भाग लिया था। यहाँ पे आपका ये कथन असत्य है, क्योंकि पेरिस में न होकर ये शिकागो में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था 1893 ईस्वी में, जबकि उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बारानगर में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। एवं इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था, बिल्कुल सही है। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि असत्य है। पेरिस ना होकर शिकागो होगा, अमेरिका के शिकागो में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो सबसे बाद में तो भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, जबकि बेबल योजना 1945 में ये लाई गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बाद में ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो शिशु वध प्रतिबंध कानून, जो कि लॉर्ड ब्रिजली के कार्यकाल में लाया गया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में गवर्नर जनरल में ये पारित हुआ था, शारदा एक्ट, जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में या वायसराय के लॉर्ड रिपन के वायसराय में ये एक्ट पारित नहीं हुआ था।
क्योंकि ये लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में आया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि सारदा एक्ट के माध्यम से ही, सारदा एक्ट के द्वारा ही बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न, बिहार सरकार का मिशन 5.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि बिहार सरकार ने राज्य के हरित क्षेत्र का मौजूदा 15% से बढ़ाकर 17% करने के उद्देश्य से 5.0 वृक्षारोपण के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, किस देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? तो ये किया है इटली ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। अगला प्रश्न, स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है, यानी आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच फरवरी 2021 में आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त एक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ये 8 फरवरी से 21 फरवरी 2021 के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूरोपीय संघ के संसद के अध्यक्ष चुनी गई थी? तो ये रोबर्टा मेट्सोला चुनी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक से एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने 25 अक्टूबर 2021 को स्वतंत्रता संग्राम पर एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है, जो कि वह श्रृंखला का नाम है जरा याद करो कुर्बानी स्वतंत्रता संग्राम पर। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय वायसराय एवं स्वयं सहायता समूह SHG को सशक्त बनाने में मदद के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इसका उद्देश्य है शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के कौशल समुदायों को फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार पहुंच प्रदान करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? तो बन गई है स्काईरूट एरोस्पेस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यह 2022 में लॉन्च से पहले अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण करने और योग्यता मापने के लिए अपनी विशेषता का उपयोग और सुविधाओं का उपयोग करेगा एवं किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज और फिटनेस और खेल पर पहली बार क्विज का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, जो कि पिछले साल सितंबर 2021 को ये दिल्ली में फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किए थे। अगला प्रश्न, किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह या योगन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो यह चीन ने किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश की अध्यक्षता में सरकार ने प्रमुखों की एशियो परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई है? तो ये कजाकिस्तान देश की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2021 में किस क्रिकेटर को मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब MCC की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो ये हरभजन सिंह और
जवागल श्रीनाथ को MCC आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने जीता है, जो कि ये भारोत्तोलन से संबंधित है, जिसमें कुल 202 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ 44 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने और रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य बन गया है? तो देश के ब्रिटिश उपनिवेशिक बनने के 400 साल बाद बारबाडोस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नया गणराज्य बन गया है, सबसे नया गणराज्य बन गया है। अगला प्रश्न, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में किसे चुना है, जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा? तो है इनविजन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये कर्नाटक को पहला स्थान मिला है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए यह स्थान पहला मिला है। अगला प्रश्न, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 20 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये पाकिस्तान ने किया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस पर्यावरण दिवस का थीम था रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2021 में भारत का रैंक कितना था? तो ये 46वां था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं? तो ये है RS शर्मा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अधिकार प्राप्त समिति का स्वास्थ्य मंत्रालय और UIDAI के 10 सदस्य शामिल थे, जिसमें से RS शर्मा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्री की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह प्रधानमंत्री के द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने गुरु पर्व के मौके पर इस चीज़ की घोषणा की है, एवं यह साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत को चिन्हित करेगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 दिसंबर। अगला प्रश्न, 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उन्होंने इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% LPG गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 राज्यों को राजस्व गाँव घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 गाँवों को राजस्व गाँव घोषित किया है, जो कि यह गाँव मिहिनपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर, तेठिया, ढाकिया और बिछिया है, जो कि राजस्व गाँव एक सीमांकित छोटा प्रशासनिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो ये इंदौर को घोषित किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित शहर है। अगला प्रश्न, कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील फॉसिल फ्री स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो बन गया है स्वीडन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साहित्य के लिए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा?
तो है एक्सप्रेसवे कोलकाता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है, तो ये बल्ब प्रवर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत विभव जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये कौन सी राशि है? तो आपका ये अदिश राशि है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, मायोपिया और हाइपरपेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो ये लेंस अवतल और उत्तल लेंस द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन भार कितना होगा? तो उसका वजन भार होगा 19.6 न्यूटन, क्योंकि कोई भी पिंड का भार बराबर होता है mg, यानी वेट बराबर mg होता है, जबकि मुझे मास दे रखा है जो कि 2 किलोग्राम है, तो g का मान होता है 9.8, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2 × 9.8 तो 19.6 न्यूटन हो जाएगा इसका सही उत्तर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, तो आपका ये वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन बराबर होता है F × d, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि के लिए किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए वो अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, यानी ऑप्शन सी 2 और 3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक कौन है? तो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक आपका ये अच्छे उत्सर्जक हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये केल्विन होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो ये प्रधान क्वांटम संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे गलत कथन आपके हो जाएंगे, ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देता है। आपका यह कथन असत्य है, गलत है। ओजोन परत जो कि एक ढाल के रूप में कार्य करती है और सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक न पहुंचने देती है, यह इंफ्रारेड रेडिएशन को पृथ्वी तक आने में बाधा उत्पन्न नहीं करता। अगला प्रश्न, फ्लोरोसिस जो कि अस्थिर रोग है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये पानी में फ्लोराइड के कारण उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो ये बेकेलाइट है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बेकेलाइट फिनोल और फॉर्मल्डेहाइड का क्रॉस लिक्विड थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? तो यह सुक्रोज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक है? तो इसमें नोवल्गिन एनाल्जेसिक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक गैर मादक एनाल्जेसिक दवा है जिसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। एवं पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसेटिन, एस्टेटोमाइलिन, ये तीनों एंटीबायोटिक्स हैं। अगला प्रश्न, सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये पृथ्वीकारी कीप के द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिनोप्थिलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो ये है रंगहीन और गुलाबी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रकृति में कमज़ोर अम्ल है
जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो रंगीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है। तो ये भौतिक परिवर्तन जिसे हम उल्टा किया जा सकता है यही इंगित करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भौतिक परिवर्तन क्योंकि विभिन्न रासायनिक संगठन और गुणों से युक्त कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अगला प्रश्न, वे ध्वनिहीन नहीं होते और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं, यह सामग्री कौन है? ये सामग्री है अधातु कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंटरनोड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पौधे के शिखर कली तने की नोड पर स्थित प्राथमिक विकास बिंदु हैं एवं पार्श्व कलियाँ और पत्तियाँ तने के अंतराल पर ही निकलती है, जिन्हें हम नोड कहते हैं। अगला प्रश्न, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये तना से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका प्रयोग रस्सी, बोरा आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो ये अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बीज और फल पौधे में निषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अगला प्रश्न, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से बनते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, HIV एड्स रोग नहीं फैलता? तो ये आपका ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि HIV एक वायरस, HIV जो कि एड्स रोग HIV वायरस द्वारा होता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो ये मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। अगला प्रश्न, स्लीप एनप्रिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए है, जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, क्योंकि विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है? तो यह हार्मोन है TSH, जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एवं इसका स्रावन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि असम के साथ 2 देश की सीमा साझा करता है, सिक्किम के साथ 3 देश की सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल के साथ 3 देश की सीमा साझा करता है, जबकि मिजोरम के साथ 2 देश की सीमा साझा होता है। असम के साथ आपका बांग्लादेश और भूटान, सिक्किम के साथ 3 देश नेपाल, चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल के साथ 3 देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, एवं मिजोरम के साथ म्यांमार और बांग्लादेश ये सीमा स्पर्श करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जास्कर, जो लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है। पीर पंजाल की बात करूं तो ये धौलाधर एवं महाभारत पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय या मध्य हिमालय में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रृंखला में मनिहार दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है एवं इस तरह में बनाए गए सुरंग को ही जोहर सुरंग कहते हैं। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है और नीचे दी गई कोटि का सही उत्तर उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो झील दे रखा है, राज्य दे रखा है, तो यहाँ पे आपका लोकटक झील आपका मणिपुर में हो जाएगा,
भीमताल झील आपका ये उत्तराखंड में हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर में, भीमताल झील उत्तराखंड में, एवं पुलकित झील आपका तमिलनाडु में, एवं कोलोरिस झील आपका ये आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील जो कि चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, भीमताल झील जो कि उत्तराखंड में है, जो कि मीठे पानी की झील है, एवं कोलोरिस झील जो कि खारे पानी की लेगून झील है, एवं पुलकित झील खारे पानी की लेगून झील है। तो यहाँ पे आपका कुट बढ़ जाएगा ऑप्शन 2, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन बी, कुट बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जिप्सम खनिज जो कि राजस्थान में इसका सर्वाधिक भंडार है, ग्रेफाइट का अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक भंडार है, निकेल खनिज का उड़ीसा में सर्वाधिक भंडार है, जबकि फ्लोर स्पार का सर्वाधिक भंडार गुजरात में है। तो यहाँ पे सारे सुमेलित है, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, अंततः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो बोल रहा है यहाँ पे कि कौन सही नहीं है। तो यह एक निम्न दाब का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसे विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे ये कथन गलत है। एवं यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी व्यापक पवन या उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन का अभिसरण क्षेत्र नहीं होता, ये भी कथन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ये निम्न दाब का क्षेत्र है, यह भी गलत है। और यहाँ पे यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन तथा उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन का विचरण क्षेत्र नहीं होता, यह भी कथन गलत है। यानी आपका हो जाएगा कथन 1 और 3, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो ये कथन हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेशों में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, ये कथन सत्य है। जलोढ़ प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है? नहीं, क्योंकि नई जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है, जबकि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। तो यहाँ पे एक कथन नहीं गलत हो जाएगा। जबकि जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी कथन सत्य है। तो कौन सा बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वो क्षेत्र हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 4 में। ये आपका पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं पाया जाता, एवं अरावली पर्वत श्रृंखला पर भी नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4 पे। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है? तो ये नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 2001 में जनसंख्या नागालैंड की जनसंख्या 19.90 लाख थी, जबकि ये बढ़कर 11 में कमी हो गई 19.79 लाख। अगला प्रश्न, जंगली गधों का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है, एवं इसका क्षेत्रफल 4,954 वर्ग किलोमीटर में है, एवं यह भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन है सूर्यग्रहण अमावस्या को होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित करना है ज्वालामुखी और देश दे रखा है। तो मेरापी ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, माउंट एटना जो कि यह इटली का ज्वालामुखी है, एवं कोलोमा ये आपका मेक्सिको का है, एवं सबन काया ये आपका पेरू का है। यानी आपका कोड बढ़ जाएगा 2,
3241 यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पनामा नहर जो कि कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है, बिल्कुल सत्य है। स्वेज नहर, किल नहर बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर से संबंधित है, एवं इरी नहर जो कि इरी झील और मिशीनगर झील के मध्य है। यहाँ आपका स्वेज नहर जो कि सम्मिलित नहीं है। स्वेज नहर ये आपका लाल सागर एवं ये भूमध्य सागर के मध्य नौ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है, जो कि यह विश्व की सबसे बड़ी नहर है एवं इसका निर्माण 1869 में किया गया था एवं इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये आमुर नदी जो कि यह चीन और मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, आपका यह कथन सत्य नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आमुर नदी सुदूर पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाती है। बाकी सारे ऑप्शन सत्य हैं, सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ये कैंटरबरी जो कि फिनलैंड से संबंधित है, आपका ये कथन गलत है, क्योंकि कैंटरबरी घास का मैदान आपका ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे बेल्ट घास दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है एवं पुछताछ हंगरी में पाया जाता है। अगला प्रश्न, सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद भी उच्चतम न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विभाग है आर्थिक कार्य विभाग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो ये नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी से तात्पर्य है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो ये जुड़वा घाटा राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा को कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये अप्रत्यक्ष कर से हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट में कौन पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है? तो भाग है विनिवेश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है? तो ये एसडीआर को कागजी मुद्रा कहा जाता है, जिसे हम कृत्रिम मुद्रा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो प्रणाली है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पहली बार 1956 में अनुपातिक कोष प्रणाली के साथ अपनाया गया था। अगला प्रश्न, लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो ये 2010 में शामिल किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थोक मूल्य सूचकांक WPI निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 80.76% अनुमानित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो यह 4.82% रहा है। अगला प्रश्न, वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह आपका कटिहार में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो ये 243W के अनुच्छेदों में ये निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243 के P से 243 के ZQ तक शहरी स्थानीय निकायों का वर्णन किया गया है, जो 12वीं अनुसूची में
शहरी स्थानीय निकाय हेतु 18 विषयों की चर्चा की गई है एवं इसका वर्णन 243 में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर हैं? तो है गोलकनाथवाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्हीं के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 355 में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? तो विधेयक वो अनुच्छेद है 201 के तहत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राज्यपाल राज्य के लिए विधानसभा या विधान परिषद द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न, सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाला भारत के राष्ट्रपति थे? तो ये एन संजीवी रेड्डी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो ये 1980 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन एक क्या है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसदात्मक शासन व्यवस्था में डैश, तो ये विधायिका का कार्यपालिका का पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? तो ये 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई है एवं इस प्रकार लोकसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो ये समान नागरिकता संहिता आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा जो प्रारंभ में राजसूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 5 विषयों शिक्षा, वन, मापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण एवं न्याय का प्रशासन के समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ये प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 170। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 176 की बात करूं तो इसमें राज्य के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 178 की बात करूं तो इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, तो ये राष्ट्र सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसके तहत राज्यसभा के अनुमोदन से संसद राष्ट्रहित में राष्ट्र सूची के किसी विषय पर विधि बना सकता है। और यहाँ से आपका मैथ के प्रश्न शुरू होते हैं, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। एक नल पानी के किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी भरने में आपका ये 4 घंटे का समय लगेगा। अगला प्रश्न, यदि 2:NC3 अनुपात NC2 बराबर 76:3 हो तो n का मान कितना होगा? तो n का मान 10 होगा। अगला प्रश्न, मंगल 20 दिनों में एक काम करता है जिसे सोहन 15 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और इसके बाद मंगल काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? तो सोहन को 6.1/4 का दिन लगेगा। अगला प्रश्न, समीकरण 4 + √5 m² - 2 + √3 m + 6 + 3 √3 बराबर 0 हो तो मूलों का हरात्मक माध्य होगा।
तो ये कितना होगा, तो 6 होना चाहिए। अगला प्रश्न, श्रेणी 1, 5, 14, 30, 55, 91 डैश 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 का अगला पद कौन सा होगा, तो ये अगला पद होगा 140। अगला प्रश्न, पी क्यू आर एस और टी की अलग अलग लंबाइयाँ है। आर टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है, एस क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है, इनमें से कौन तीसरा लंबा है, तो इसमें टी तीसरा लंबा है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दी गई टेबल कॉलेज जेड में 4 क्षेत्रों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। आर्ट्स की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या कॉमर्स पढ़ने वाले लड़कियों की तुलना में कितना अधिक है, तो आप देख सकते हैं क्षेत्र है मेडिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स आर्ट्स लड़के हैं 40, 90, 80, 40 लड़कियों की संख्या है 80, 40, 30, 90, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12.5%, जो कि आर्ट्स की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या कॉमर्स पढ़ने वाली लड़कियों की तुलना में अधिक है, 12.5%। अगला प्रश्न, गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। बताइए इस झुंड में कुल कितने गाय हैं, तो ये 7 हैं। अगला प्रश्न, एक विक्रेता ने 1 दर्जन केले 48 रुपये में बेचे और 20% लाभ अर्जित किया। यदि उसने 60 रुपये दर्जन के भाव से बेचा तो वह लाभ कितना कमाएगा, तो लाभ 50% ही कमाएगा। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगा, तो ये होगा 10%। तो गाइज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवं अपना स्कोर जरूर साझा करें।